हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो आपका पार्ट 2 है, जो हम VBSPU मतलब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की जो हम बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो PYQ सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव था। उसमें मैंने बताया था आपको पार्ट फर्स्ट में कि 75 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन जो हैं वो हमने देख लिए थे। आज हम 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 50 तक इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद पार्ट थर्ड में हम लोग जो है कि 51 से लेकर 75 तक देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस देखने हैं, जो कि आपके BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी का क्वेश्चन पेपर था। जब आपके 2021-22 में आपका एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का, जब पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो ये एग्ज़ाम हुआ था। और अभी शायद ये नियम चल रहा है, ये कंक्लूजन होने वाला है कि शायद ये एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव आपके पास सिर्फ एक ही ईयर का PYQ है VBSPU के बच्चों के पास, तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब नंबर ऑफ 26 क्वेश्चन क्या है। द सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ। ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूनिट थर्ड से है। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट थर्ड से है। इसमें पूछा गया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं, उसकी बॉडी जो है वो किस चीज़ से बनी होती है, मतलब उसकी सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है। अभी तक हमने किसकी सेल वॉल के बारे में देखा है, हमने देखा है बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ये बात मैंने अभी तक की अपनी वीडियो में न जाने कितनी बार आपको बताया होगा। फंगी की किसकी बनी होती है, फंगी की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। और आपके प्लांट जो सेल होती हैं उनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, तो इस तरीके से मेनली सेल वॉल होते हैं। आज हमें क्वेश्चन में एक नया टाइप का सेल वॉल मिला है, जो कि है ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाने वाला सेल वॉल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है म्यूकोपेप्टाइड का। आपको ये चीज़ें याद करनी है। अगर आपको, जैसे आप एग्जाम देते तो अगर आपको ये याद रहता तो आप आंसर दे पाते, नहीं याद होता तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी नहीं था, क्योंकि म्यूकोपेप्टाइड जो है वो एक प्रकार का इस तरीके का कंपाउंड होता है जिसके द्वारा सेल वॉल ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड इन। जो हार्मोगोनिया स्ट्रक्चर है वो किसकी बॉडी में बनता है। अब ये हार्मोगोनिया स्ट्रक्चर्स क्या है, अगर आपको पता है, आपने एल्गी पढ़ी है तो आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा कि हार्मोगोनिया क्या होता है। इसमें पूछा है कि जो हार्मोगोनिया स्ट्रक्चर होता है वो कौन से एल्गी में होता है। नॉनस्टॉक, वाउचेरिया, कारा और क्लेमाइडोमोनास, 4 आपको एल्गी दी है, जिसमें से आपसे पूछा गया है कि हार्मोगोनिया जो स्ट्रक्चर होता है वो किस एल्गी में मिलता है। अगर आपको क्लेमाइडोमोनास का मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरीके से क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे जो है इसकी आई स्पॉट्स होती हैं और यहाँ पे बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से क्लेमाइडोमोनास का कुछ स्ट्रक्चर होता है। कारा का स्ट्रक्चर हमने कल की वीडियो में देखा था, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि कारा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है आपका, ये जो मेंबर है ये कारा है। तो कारा आपने देख लिया। वाउचेरिया भी आप अगर एल्गी पढ़े हैं तो आपको वाउचेरिया दिख गया, आप जानते होंगे कि वाउचेरिया कैसा दिख रहा है। इतना मतलब थोड़ा टफ है उसका फिगर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हार्मोगोनिया का। हार्मोगोनिया क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक फिगर। इस फिगर में क्या दिया है कि जो हार्मोगोनिया है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, ये नॉन स्टॉक की सेल है। नॉन स्टॉक की सेल जो होती है वो इस तरीके से छोटे छोटे जो हैं कि सेल के कंपार्टमेंटलाइजेशन से मिलके बनी होती है, और इसी में से कोई एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इसी में से कोई एक सेल जो है डिफ्रेंशिएट हो जाती है, जिसको कहते हैं कि ये हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नॉन स्टॉक में कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो कि जिनकी सेल वॉल काफ़ी मोटी हो जाती है, उन सेल को क्या कहते हैं, उन सेल को कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। हेटेरोसिस्ट के अलावा जो नॉन स्टॉक की सेल्स होती हैं, जो कि इसकी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, जो नॉर्मल बॉडी की जो बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करती है, उसको हम लोग कहते हैं
हॉर्मोगोनिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है नॉन स्टॉक में वो नॉन स्टॉक होगा, क्योंकि हॉर्मोगोनिया जैसा स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, हॉर्मोगोनिया जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है नॉन स्टॉक में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, जो रेड रस्ट है टी में वो किसके द्वारा होता है। ये एक प्रकार का डिजीज है जो टी की लीव्स में पाया जाता है, एक फंगी है, एक एल्गी है जिसकी वजह से ये डिजीज होता है, कॉज्ड बाय एल्गी। अब वो एल्गी कौन सा है वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एक रेड एल्गी, एक ग्रीन एल्गी, एक फंगस और एक बैक्टीरिया। तो मैंने आपको इतना तो बता दिया कि ये एल्गी की वजह से होता है। देखिए, आप जब भी एल्गी फंगी पढ़ते हैं तो उनसे क्या क्या डिजीज होती हैं इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो रेड रस्ट ऑफ टी है ये एक एल्गी द्वारा होता है। नाम से बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें लिखा होता है रेड रस्ट ऑफ ट्री, मतलब टी, कि टी की पत्तियों में रेड रस्ट मतलब लाल लाल कलर का बुरादा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पत्तियां खराब हो जाती है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो इसको कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। इसके सिम्टम्स है ये। नॉर्मली क्या होता है, सब लोग सोचते हैं कि रेड एल्गी है तो रेड रस्ट कॉज करेगा, लेकिन रेड रस्ट ऑफ टी जो कॉज करता है वो मेंबर है एक ग्रीन एल्गी। वो एक ग्रीन एल्गी है जैसे कहते हैं सिफेलोरॉस एक ग्रीन एल्गी है जिसके द्वारा रेड रस्ट ऑफ टी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। मैं दिखाती हूँ आपको कि रेड रस्ट ऑफ टी जो है ग्रीन एल्गी द्वारा होता है, जिसका नाम है सिफेलोरॉस ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोकैरियोट्स। ये आपको जो है वो ऑप्शंस में दिए गए हैं, क्या एल्गी के ग्रुप दिए गए हैं। एल्गी का क्लासिफिकेशन जब किया गया था तो साइनोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी उसका एक ग्रुप है। तो उसमें आपको पूछा है कि जो प्रोकैरियोटिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और आपके जो है नॉनस्टॉक वगैरह हो गए, जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन से ग्रुप में रखे गए हैं। तो रोडोफाइसी में रखे गए हैं आपके रेड एल्गा, रोडोफाइसी में आपको रखे गए हैं रेड एल्गा। इनकी बॉडी तो मतलब मल्टी सेलुलर्स होती है, वेल डेवलप्ड होती है, तो ये तो प्रोकैरियोट्स होते नहीं हैं। क्लोरोफाइसी में आपके रखे गए हैं ग्रीन एल्गा और आपके फियोफाइसी में रखे गए हैं ब्राउन एल्गा। तो इस तरीके से जब ये तीनों का तो आपको पता है कि फियो किसका है, क्लोरो किसका है, रोडो किसका है। बचता क्या है, साइनोफाइसी, जिसमें रखा गया है क्या, साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यही ऑप्शन सही है कि जो साइनोफाइसी वाला ग्रुप है एल्गी का, उसके अंदर जो मेंबर रखे गए हैं उसके अंदर बैक्टीरियल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब कि बॉडी में क्या होता है कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, अदर सेल ऑर्गेनल सब्सेंट होते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया वाला ग्रुप है एल्गी का, उसके अंदर जो है कि प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स वाले सेल्स रखे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए, इसमें से बहुत सारा टॉपिक हमने कवर नहीं किया है, बट मैं आपको क्वेश्चन अगर डिस्कस कर रही हूँ तो मैं उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बता रही हूँ। अगर आपने स्कूल में या कहीं से भी ये टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इतना तो आपने 11th-12th में पढ़ा था कि रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी होते हैं, और साइनोफाइसी जो है उसमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स होता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, नॉन स्टॉक हो गया, एनाबीना होगा, ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल्गी की हर मेंबर के बारे में जो उनका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि उनका हैबिटाट क्या है। जैसे कि आप एल्गी का जब जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उनका हैबिटाट कहाँ होता है, वो कहाँ पे निवास करते हैं, उनका आवास कैसा होता है। तो उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल देखने होंगे कि कौन सी एल्गी जो है वो बस फ्रेश वाटर में रहती है, कौन सी एल्गी बस मराइन वाटर में रहती है। तो वहीं से उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ऐसी कौन सी एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती। तो अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, वरना फिर आपके लिए ये क्वेश्चन स्किप करना ही बेटर होगा। तो ट्राइकोडेस्मियम जो है वो एक प्रकार का एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता, ये मराइन वाटर में पाया जाने वाला एल्गी है। बाकी सारे जो एल्गी है नॉनस्टॉक, साइजोनीमा और ऑसिलेटोरिया, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्वॉक्स इज अ। वॉल्वॉक्स क्या है, आपने ये एक प्रकार का एल्गी है जो कि कॉलोनी बना के रखता है। ये एक प्रकार का एल्गी है जो कि कॉलोनी बना के रखता है। इनकी जो कॉलोनी है वो सिनोबियल टाइप की होती है। सिनोबियल का मतलब क्या, सिनोबियल का मतलब क्या, जो एल्गी सिनोबियल कॉलोनी बनाती है वो क्या होता है कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है, सेल की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होती है। जैसे कि जो
जो पूरे सभ्यता वाले जैसे क्या हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ते थे कि उसमें क्या थे, घर कितने बनेंगे, कितनी ऊंचाई के बनेंगे, कितने कितने दूर पे बनेंगे, सारी चीज़ें सेट थी। तो उससे कह सकते हैं कि वो सिनोबियल है। और आज हमारे यहाँ शहरों में या गाँव में जिस तरीके से घर बनते कि कहीं पर किसी ने घर बना लिया, तो वो जो है अनडिफाइंड अरेंजमेंट है। तो जो वॉलवॉक्स होती हैं ये पूरे कॉलोनी बना के रखती हैं, और इनकी जो कॉलोनी होती है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल कितने होने चाहिए, उनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो इस प्रकार की जो कॉलोनी होती है उसको कहते हैं सिनोबियल फॉर्म। ठीक है, उसको सिनोबियल फॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से वॉलवॉक्स क्या है, वो एक कॉलोनियल फॉर्म है। आप लोगों को चीज़ें भूले ना, इसलिए मैंने वॉलवॉक्स का फिगर भी ऐड किया है। देखिए ये जो एल्गी है, ये जो एल्गी आपको दिख रही है, ये है वॉलवॉक्स। ये देखिए, ये इसका 3D व्यू है। यहाँ पे देखिए ये म्यूसिलेजिनस जो है कि जिलेटिनस पार्ट्स हैं, और उसके अंदर जो है इनका अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए सिंगल सेल, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं सिंगल सेल्स हैं, और ये इनके अंदर जो है डॉटर कॉलोनी का डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी तरीके से इनका पूरा देखिए प्रॉपर अरेंजमेंट है। ये जो निकला हुआ है ये इनकी फ्लैजिला है। जैसे मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास बताया ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास जैसे कि वॉलवॉक्स का जो एक सिंगल एल्गा होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत हद तक क्लेमाइडोमोनास से मैच करता है। अगर समझ लीजिए कि क्लेमाइडोमोनास की एक कॉलोनी बना दी जाए तो वो वॉलवॉक्स जैसी दिखती है, मतलब दोनों में बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और इसके अंदर ये डॉटर सेल का फॉर्मेशन है, ये डॉटर सेल फिर अलग होकर नई कॉलोनी जैसे ग्रो करेगी। इनका मेन फीचर ये है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल है, जो अरेंजमेंट ऑफ द सेल है, वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए कि वॉलवॉक्स इस तरीके का बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कॉलोनियल एल्गा होता है, वो कॉलोनी बना के रखता है। ठीक है, और इनकी कॉलोनी में लोग अटैच कैसे होते हैं एक दूसरे से, म्यूसिलेजिनस सीट होती है इनके चारों तरफ, मतलब कि चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसी में सारे धंसे होते हैं, जैसे तरबूज में बियां। आगे देखते हैं, कैप सेल एज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ऐसी कौन सी एल्गी है जिसके अंदर कैप सेल्स पाए जाते हैं, कैप सेल, बेसल सेल, ये सारी जो सेल हैं वो किस प्रकार की एल्गी में पाई जाती है। ऑप्शन क्या है, ओडोगेनियम, कारा, सार्गाशियम, वाउचेरिया। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर उसी एल्गी में पाई जाएगी जिसका स्ट्रक्चर फिलामेंटस हो। तो कारा का फिगर आपने देखा है, सार्गाशियम जो है वो फियोफाइसी का मेंबर है, उसकी बॉडी फिलामेंटस तो होती है बट वो उसके अंदर कैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी हुई होती है और पूरा जो अरेंजमेंट होता है वो सही, मतलब कि कैप लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। वाउचेरिया क्या है, वाउचेरिया में भी कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसमें, ओइडोगोनियम में। मैं आपको ओइडोगोनियम का फिगर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आपका ओइडोगोनियम, और इसका ये जो एरिया है ये कहलाता है कैप सेल्स। इसकी जो है बाकी सारी सेल जो है, जैसे कैप सेल है ऊपर और नीचे क्या है, बेसल सेल है, जैसे हम लोग कहते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या करता है, वो अटैच किसी सबस्ट्रेटम से एल्गी को अटैच करने में हेल्प करता है। और जैसे कि मान लीजिए ये कोई सबस्ट्रेटम है, उसके ऊपर जो है इस तरीके से होल्ड फास्ट लगा हुआ है, इस तरीके से होल्ड फास्ट लगा हुआ है। इस होल्ड फास्ट, मान लीजिए ऐसे होल्ड फास्ट है, इसके ऊपर जो है कुछ सेल्स होती हैं, इसके ऊपर जो है कुछ नंबर में सेल्स होती हैं, और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लास्ट में आपको जो है कि कैप सेल्स देखने को मिलेंगी। इस तरीके से कैप सेल्स देखने को मिलेंगे। तो बेसल सेल को और कैप सेल को छोड़ के बाकी सारी जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो है वो एज अ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव कर सकती हैं। ये सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, लेकिन होल्ड फास्ट और कैप के पास ये कैपेसिटी नहीं हो सकती। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे होल्ड फास्ट क्या है, इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करके रख रहा है, कैप सेल क्या है, इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में वो पर्सन जो कि आप सबको कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली या फिर किसी भी तरीके से अगर सुरक्षा प्रदान करते हैं, आप लोग का क्या करते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो अधिकार था, अपनी जो जिंदगी की जो खुशी थी उसको खत्म कर देते हैं। उसी तरीके से ये होल्ड फास्ट और कैप सेल जो है एज अ मदर सेल या फिर अपनी प्रोजनी को बढ़ाने की कैपेसिटी को खत्म कर देता है, और किस में पार्टिसिपेट करता है, इनको अपना रिप्रोडक्शन, इनको अपना सर्वाइवल में हेल्प करने, मतलब ये जो सेल्स होती हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल है याद करने के लिए। आप याद कर सकते हैं कि ओइडोगोनियम जो है फिलामेंटस होता है, इसके पास होल्ड फास्ट होता है, ऊपर कैप सेल्स होते हैं और बीच में सेल्स होती हैं जो कि नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, गोंगोसीरा स्टेज इज सीन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। देखिए गोंगोसीरा स्टेज क्या है, एक प्रकार की एल्गी होती है जिसका बॉडी थैलस जैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई एल्गी थी जिसकी बॉडी मान लीजिए इस तरीके से थी, मान सपोज करना है, ऐसे कोई एल्गी होती नहीं है, मान लीजिए कि उसकी बॉडी
उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से थी। और हमने किसी और एल्गी के बारे में, एल्गी फर्स्ट ये थी और एल्गी 2 के बारे में हमने स्टडी किया। एल्गी 2 की लाइफ साइकिल हम स्टडी कर रहे हैं और उसकी लाइफ साइकिल किसी एक फेज़ में हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो अगर हम इस एल्गी को कहते हैं कि ये गोंगो, अगर इस एल्गी को कहते हैं कि ये गोंगोसिया एल्गी है, तो इसकी इस स्टेज को हम लोग कहते हैं कि ये गोंगोसिया स्टेज है। ठीक है, तो यहीं से नाम आया है। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है वाउचेरिया में। आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर करने के बाद समझ में आ रही चीज़ है कि आपको हर पर्टिकुलर मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो मेंबर आपके फैमिली, आपके बुक में दिए गए हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन सारे मेंबर की जो स्पेशल फीचर्स है कि उनका कोई स्पेशल कोई स्टेज, जैसे पालकिया स्टेज हो गया, या फिर उनके जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे आप पक्षिनिया के स्पोर्ट्स देख सकते हैं। ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं उनका स्टेज क्या है, वो किस स्टेज में, मतलब उनके अंदर किस स्टेज में कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कौन सा डिप्लॉयड होता है, कौन सा हैप्लॉयड होता है, ये सारी चीज़ें आपको हर मेंबर की याद रखनी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन वाउचेरिया है। क्यों? क्योंकि वाउचेरिया जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें एक ऐसी स्टेज आती है जो कि देखने पे गोंगोसिरा जो एल्गी है उसकी जैसे सेम टू सेम लगती है, इसलिए उसकी उस स्टेज को हम लोग कहते हैं कि ये गोंगोसिरा स्टेज है ऑफ द वाउचेरिया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपने एल्गी की बेसिक चीज़ें समझ में पढ़ी होंगी, वाउचेरिया के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको चीज़ें रिलेट हो रही होंगी। अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम पढ़ेंगे तो साथ में आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा है कॉलेज में, कोचिंग में, या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से, या क्या बोलते हैं बुक से, कहीं से भी पढ़ा है, तो आप उस चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीलियोस्पोर्स ऑफ पक्सिनिया आर। अब वही स्पोर्स की बात मैंने की और स्पोर्स की क्वेश्चंस आ गए। देखिए, पक्सिनिया के लाइफ साइकिल में 5 स्पोर्स होते हैं। यूरिडियोस्पोर्स होता है, टीलियोस्पोर होता है, बेसिडियोस्पोर होता है, और फिर ड्यूट्रस एस्कियोस्पोर और पिक्नियोस्पोर्स होता है। इस तरीके से 5 स्पोर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 स्पोर्स होते हैं, ये दोनों जो स्पोर्स होते हैं, ये वीट की फैमिली को वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, और नीचे की 2 होती हैं जो वो बार्ली को इन्फेक्ट करती हैं, बारबेरी को इन्फेक्ट करती हैं, और ये बीच में जो है ये ऑन सॉइल पे होती है। देखिए, होता क्या है कि जो पक्सिनिया है वो एक प्रकार का क्या है? फंगी है। ठीक है, पक्सिनिया क्या है? एक प्रकार का फंगी है जो कि मतलब कि इन्फेक्ट करता है किसी वीट प्लांट को और बारबेरी प्लांट को। मतलब इसकी लाइफ डाइजेनेटिक होती है, 2 होस्ट को अफेक्ट करता है अपनी लाइफ साइकिल में। अगर इसको दोनों होस्ट में से कोई एक भी होस्ट नहीं मिलता है, इसका मतलब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या दिया है कि इसकी 5 जो है स्पोर्स होते हैं, मतलब कि ये कहाँ प्रेजेंट है, इससे कितने नंबर ऑफ द इसके अंदर वो है स्पोर्स है, सेल्स है, न्यूक्लियस है, उसके हिसाब से इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो यूरिडियोस्पोर है, टीलियोस्पोर है, ये जो स्पोर्स होते हैं ये आपको वीट प्लांट पे देखने को मिलेंगे। इसके 2 होस्ट होते हैं, एक वीट और एक बारबरी। तो ये दोनों स्टेज जो है वो आपको वीट प्लांट पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये वीट प्लांट को छोड़ देते हैं, वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं? सॉइल पे। और अगर इनको बारबेरी प्लांट मिल जाता है अगेन इन्फेक्शन के लिए, अगर वीट प्लांट से जो निकले हुए बेसिडियोस्पोर्स थे, अगर इन बेसिडियोस्पोर्स को फिर से इन्फेक्शन करने के लिए बारबेरी प्लांट मिल जाता है, तो ये फिर से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, पिक्निडियोस्पोर और एस्कियोस्पोर्स बनाते हैं। और अगर बारबेरी से फिर इनको वीट मिल जाता है तो ये फिर से यूरिडियोस्पोर, टेलियोस्पोर बनाते हैं। मतलब ये दोनों स्टेज जो है वो हमेशा वीट प्लांट पे देखने को मिलेगा, ये दोनों स्टेज हमारा हमेशा बारबेरी पे मिलेगा, और ये वाला स्टेज जो है वो हमेशा ऑन द सॉइल मिलेगा, ये किसी होस्ट पे नहीं रहता। तो हमको पूछा कि जो टीलियोस्पोर्स है उसमें नंबर ऑफ द जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो कितने होते हैं? तो इसमें जो है 2 सेल्ड कंडीशन होती है। क्या होती है? 2 सेल्ड कंडीशन होती है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं और 2 सेल्ड कंडीशन में ये पाई जाती है। तो इसलिए तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन पे तो चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 सेल्ड कंडीशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अगैरिकस द फ्रूटिंग बॉडी मेड अप ऑफ। जो अगैरिकस है, जो अगैरिकस एक प्रकार का फंगी है, उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम, टर्सरी माइसीलियम और हैप्लॉइड माइसीलियम। तो देखिए, जो एगेरिकस होती है उसकी फ्रूटिंग बॉडी जो हमने मशरूम पढ़ा था वो वाली होती है। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ मशरूम का, 1 मिनट।
देखिए मैंने बहुत सारे, जितना मुझसे हो सका था, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, उतना मैंने फिगर ऐड करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने का ट्राई किया है, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक जो विजुअलाइजेशन की पावर है वो भी थोड़ा सा डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मशरूम का आपका फिगर दिख रहा है। तो मशरूम इसमें पूछा है कि जो एगैरिकस की फ्रूटिंग बॉडी होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एगैरिकस की फ्रूटिंग बॉडी है। मशरूम जो है वो एगैरिकस की फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कौन से टाइप के माइसीलियम से बनी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी माइसीलियम क्या होता है, नॉर्मल जो है कि नॉर्मल जो है इस तरीके से माइसीलियम है, यहाँ पे सेल्स हैं। देखिए फंगी क्या होते हैं, फंगी की बॉडी जो है वो हाइफी से मिलके बनी होती है, हाइफी से। और हाइफी मिलके क्या बनाते हैं, हाइफी मिलके बनाते हैं माइसीलियम बनाते हैं। और ये माइसीलियम क्या होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं। अगर प्राइमरी माइसीलियम मिलते हैं तो सेकेंडरी माइसीलियम बनते हैं, और सेकेंडरी माइसीलियम मिलके जो है टर्सरी माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी मिला तो वो क्या होगा, सेकेंडरी माइसीलियम बन जाएगा। अगर 2 प्रकार के माइसीलियम मिलते हैं तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगा। अगर 3 माइसीलियम जाके एक दूसरे से अटैच होते हैं तो वो टर्सरी हो जाता है। तो जो इसकी बॉडी है वो टर्सरी माइसीलियम से मिलके बनी होती है। जब एगैरिकस की हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है इन द बॉडी ऑफ द एगैरिकस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है कि इन एगैरिकस द फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ टर्सरी माइसीलियम। कि इनकी बॉडी क्या है, टर्सरी माइसीलियम से मिलके बनी होती है। आगे देखते हैं, अम्ब्रेला लाइक कप ऑफ मशरूम इज। जो मशरूम में जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, अम्ब्रेला की तरह जो कप लाइक स्ट्रक्चर मशरूम में होता है, उससे क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, पाइलस दिया है, बेसिडियम दिया है, गिल्स दिया है, कैप्सिड दिया है। तो कैप्सिड तो आपको याद होगा कि कहाँ प्रेजेंट होता है, वायरसेस की जो प्रोटीन्स होती हैं उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। बेसिडियम क्या है, ये बेसिडियोस्पोर्स के जो या बेसिडियोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं उनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। पाइलस और गिल्स के बारे में देख लेते हैं कि पाइलस और गिल्स होते क्या हैं। अभी जो हमने फिगर देखा था उसी फिगर से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पाइलस देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है, ये गिल्स है और ये जो स्ट्रक्चर है वो पाइलस है। आपने अगर मशरूम को कभी ध्यान से देखा होगा, जो आप मान लीजिए मार्केट वाली नहीं तो घर पे भी कहीं कहीं अगर गाँव वगैरह में आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बारिश के टाइम पे मशरूम देखने को मिल जाते हैं। अगर उसको आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो ऊपर आपको एक छतरी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और नीचे जब उसको पलटते हैं तो ऐसा लगता है पतले 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 उसमें क्या है, कंपार्टमेंट है, जैसे कि बहुत पतले पतले रेसे जैसे कंपार्टमेंट्स उसमें दिखते हैं। तो वो जो इस तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखता है वो होती है गिल्स, और ऊपर की जो छतरी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो होता है पाइलस। तो मशरूम में क्या क्वेश्चन था कि अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर होता है मशरूम में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पाइलस। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, अब कोनिडिया क्या होता है, मैंने आपको एक बार बताया था कि कुछ जो एल्गी होते हैं वो कोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। कोनिडिया क्या होता है कि मान लीजिए इस तरीके से किसी एल्गी की मान लीजिए किस तरीके से किसी एल्गी की बॉडी है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है पहले छोटे से कोई ऐसे स्पोर्स बनेंगे जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि अगर ये स्पोर्स अलग होता है तो ये नए प्लांट को या नए थैलस को फॉर्म कर सकता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है नेक्स्ट हो जाएगा उससे बड़ा, क्योंकि देखिए पहले ये वाला बना होगा, तो जब ये नीचे वाला बना होगा तो धीरे धीरे ऊपर वाला बड़ा तो हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पहले आपके बड़े भाई बहन की बर्थ हुई, फिर आपका बर्थ हुआ, तो आपका बर्थ हुआ तो आपके भाई बहन तो हमेशा आपसे उतने साल बड़े होंगे ना जितने बर्थ के टाइम पे बड़े थे। तो जब ये बना होगा, मान लीजिए किस तरीके से जब ये वाला बना होगा तो पहले ये इतना बड़ा रहा होगा, फिर जब ये वाला बना होगा तो ये इतना बड़ा रहा होगा, फिर एज द टाइम पास हुआ तो ये वाला ऊपर चला गया और नया वाला यहाँ बन गया। जैसे कि आप अभी अगर मान लीजिए 17, 18, 20 जितने भी साल के होंगे, आपका भाई अगर आपसे 4 साल बड़ा होगा तो वो अभी 24 साल का होगा, वो आपसे हमेशा उतना तो बड़ा रहेगा ही। तो उसी तरीके से इस तरीके से होता है। फिर क्या होता है कि इस तरीके से एक नया बन जाता है, नया बनता है तो ये दोनों जो है और बड़े हो जाते हैं। जैसे आपका कोई छोटा भाई हो या छोटी बहन हो तो वो आपसे उतनी छोटी हमेशा रहेगी जितनी कि आपसे वो पैदा जब उसका बर्थ हुआ था तब थी। तो उसी तरीके से एक चेन बन जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। और ये जो एक सिंगल है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोनिडिया। तो इसमें दिया है कि म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन। अब म्यूरिफॉर्म का क्या मतलब है, कोनिडिया का मतलब तुमने समझ लिया। म्यूरिफॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये जो कोनिडिया होते हैं इनमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स अगर सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा।
क्या दिया है यहाँ पे कि ये देखिए, ये एक प्रकार का हाइफी है, मतलब एक प्रकार का क्या, ये हाइफी है, ये हाइफी है। और इस हाइफी के ऊपर देखिए इस तरीके से माइसीलियम्स गई हुई हैं, और यहाँ पे जो कोनिडिया बना था इसमें देखिए ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल जो है सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया है। तो ऐसी जो कोनिडिया होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। तो ऐसी कोनिडिया किस में मिलती है, ऐसी कोनिडिया हमको मिलती है एस्परजिलस के मेंबर में। ये सारी जो क्वेश्चंस है इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इन सारी चीज़ों को आपको लर्न करना होगा कि किस में किस टाइप का कोनिडिया मिलता है, किस में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, किस में कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला होते हैं एट द टाइम ऑफ जूस्पोर फॉर्मेशन, किस में जो रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमस टाइप का होता है, किस में आइसोगैमस होता है, किस में एन आइसोगैमस होता है। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। देखिए जो मेंबर है आपके एल्गी और फंगी वाला जो आपका यूनिट है वो आपको कंप्लीटली लर्न करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको बस लर्न करने का तरीका बता सकती हूँ, सिंपल तरीके से कैसे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ये बता सकती हूँ, लेकिन वो यूनिट आपको लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप उस यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेटेरोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय। हेटेरोथैलिज्म अब क्या होता है, टर्म का मतलब पहले समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। थैलिज्म का मतलब थैलस, मतलब क्या, डिफरेंट थैलस, डिफरेंट थैलस। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि डिफरेंट थैलस का मतलब क्या है कि जब दो अलग अलग प्रकार के थैलस मिलके फ्यूजन करते हैं तो उसको कहते हैं हेटेरोथैलिज्म। जैसे हमारे में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल और मेल की जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं और उससे क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो जो हमारे पास फंगी है उसकी तो बस माइसीलियम होती है, हाइफी होती है, उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला मेल है कौन सा वाला फीमेल है। तो अगर दो डिफरेंट स्ट्रेन जो होते हैं फंगी के, दो डिफरेंट स्ट्रेन अगर आके, मान लीजिए ये एक हाइफी है, ये एक हाइफी है और एक ये हाइफी है, मान लीजिए कि दोनों में कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज, दोनों अलग अलग स्ट्रेन है एक ही स्पीसीज की मेंबर पर थोड़ी सी डिससिमिलरिटीज दोनों के अंदर है। तो अगर ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो ऐसे जो फ्यूज़न होता है इसको कहते हैं, इसके बाद जो थैलस का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद जो थैलस का फॉर्मेशन होगा इसको कहते हैं हेटेरोथैलिज्म। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेटेरोथैलिज्म। तो इसकी ये ऐसा प्रोसेस जो है वो फंगी में पाया जाता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एफ बेल्क्सेल या बेल्क्सेल, सले कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो आपको पता है क्या किए थे, इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन बनाया था। और डी बैरी क्या था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिम्बायोसिस जो होता है प्रोसेस, जिसे हम लोग लाइकेन से पढ़े थे कि सिम्बायोसिस क्या होते हैं, उस प्रोसेस को सबसे पहले डी बैरी ने सिम्बायोसिस टर्म दिया था कि कुछ ऐसा इंटरेक्शन भी होता है ऑर्गेनिज्म में जिसमें दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पास रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डी बैरी ने दिया था। एफ बेक्सले ने सबसे पहले जो है कि हेटेरोथैलिज्म के बारे में बताया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अदर जो भी साइंटिस्ट थे उनके बारे में भी थोड़ी चीज़ें देख ली गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आ गया कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था। अभी हमने वही डिस्कस करके छोड़ा और यहाँ पे आ गया पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था। तो आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एफ बेक्सेल जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, हेटेरोथैलिज्म को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डॉक्स मिक्सर कंसिस्ट ऑफ। जो बोर्डॉक्स मिक्सर है, आप पहले ही समझ लेते हैं कि ये बोर्डॉक्स मिक्सर होता क्या है। बोर्डॉक्स मिक्सर क्या होता है, एक प्रकार का फंगीसाइड है, एक प्रकार का फंगीसाइड है। ये फंगीसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यूज़ में लाया जाने वाला फंगीसाइड है। तो इसने पूछा है कि ये जो फंगीसाइड्स होते हैं इसमें मेनली क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। तो कॉपर सल्फेट एंड लाइम का ये सोल्यूशन होता है, इसमें कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर मिले होते हैं जो कि एज अ फंगीसाइड इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट एंड लाइम। याद रखिए कॉपर सल्फेट एंड लाइम। जो भी क्वेश्चंस हैं उसको नोट डाउन करते जाएंगे, जो आपको नया लगता है वो भी, जो नहीं लगता है वो भी। ठीक है, अब क्या है, द फंगी ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय। अब क्वेश्चन में पूछा कि जो फंगस होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या, इंजेक्शन मतलब खाते हैं हमारी तरह, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, किसी सतह से उस भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लास्ट में क्या है, नन ऑफ द एबव। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, बैठ के बोलेंगे कि थाली में खाना लाओ और चलो खाते हैं। एज्यूम करिए कितना अजीब लगेगा कि माइसीलियम आए और बोले कि खाना निकालो
खाना है, तो फिर वो हाथ से ऐसे माइसीलियम, अपने माइसीलियम उठाए और कहीं पे डालता जाए, तो ऐसा तो वो करते नहीं है। फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको क्या करते हैं, पहले वो करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उससे अपने काम की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें मिलता है, हमको फंगस में मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है किसके किसके बीच में। तो माइकोराइजा तो आपको पता ही होगा, माइको का मतलब क्या है, माइको का मतलब क्या है, फंगी, और राइजा का मतलब क्या है, राइजा का मतलब है रूट। क्या मतलब है, माइको राइजा, माइकोराइजा। देखो भैया, इंग्लिश में थोड़ी हाथ मेरी तंग है क्योंकि हम लोग भी यूपी बोर्ड वाले हैं आपकी तरह, तो इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं, तो स्पेलिंग एरर हो जाएगी तो माफ़ कर दीजिएगा। वेल, आई ट्राई टू माई बेस्ट कि स्पेलिंग ना गलत हो, बट अगर हो जाती है कभी कभी तो कोई बात नहीं। माइकोराइजा में माइको वर्ड का मतलब क्या है, देखो माइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ द फंगस। तो माइको का मतलब क्या होता है, फंगाई, और राइजा का मतलब क्या होता है, राइजा का मतलब क्या होता है, राइजा का मतलब होता है रूट। तो फंगी का और रूट का जो एसोसिएशन होता है, रूट किसकी, हायर प्लांट्स की, फंगी और हायर प्लांट की रूट का जो एसोसिएशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजा। तो अगर आपको माइकोराइजा वर्ड का मतलब भी समझ में आता है तो आप इस ऑप्शन में से एलिमिनेट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इसमें एल्गी है, एल्गी भला कभी किसी के साथ सिम्बायोसिस एसोसिएशन क्यों करेगी, वो भी रूट के साथ। इसके बाद तो फोटोसिंथेसिस खुद है, ये खुद अपना भोजन बना सकती है, तो इसको रूट के साथ एसोसिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूट के पास भी वही चीज़ें नहीं जो इसके पास नहीं है। इसके पास भी क्या नहीं है, इनऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह नहीं है, और रूट के पास भी वो नहीं है। अब क्या है, जिसका रूट कमजोर रहेगा उसके साथ एल्गी क्यों एसोसिएशन करेगी। फंगी क्या है, देखिए एल्गी उसके साथ एसोसिएशन नहीं करेगी और प्लांट भी तो नहीं करेगा। प्लांट भी कह रहे हैं हम भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तुम भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, तो हम दोनों क्यों साथ में रहें। जो लोग आपके कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे उनको लोग कम पसंद करते हैं, जो जिनके अंदर आपकी जैसी कैपेसिटी होती है। फंगी क्या है, फंगी की क्या डिसएडवांटेज है कि इसके पास हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके पास श्योरिटी नहीं होती कि इसको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ अटैच क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उसको खुद एब्जॉर्ब करता है, उससे अपना सर्वाइवल करता है, और अपनी जो माइसीलियम होती है उससे उसका रूट की तरह काम करता है, उससे वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है, खुद भी यूज़ करता है और प्लांट को भी भेजता है। तो ये इसका ये जो एसोसिएशन है ये कहलाता है माइकोराइजल। एल्गी और रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, एल्गी कभी भी रूट के साथ एसोसिएशन नहीं करती है। एल्गी एंड फंगी का जो एसोसिएशन होता है उसको कहते हैं लाइकेंस। एल्गी और फंगी का एसोसिएशन क्या कहलाता है, लाइकेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेजिया इज, जो पेजिया है ये एक प्रकार का क्या है, पेजिया एक प्रकार का फंगस है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप की होती है। जब आप पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़, आप जाइगोमाइसिटीज़, ये सारे मेंबर जब पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो एपोथीशियम जो है वो पेजिया में पाया जाता है। एपोथीशियम क्या होता है, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपोथीशियम। ठीक है, तो पेजिया में जो फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है वो एपोथीशियम टाइप की होती है। ये रहा स्ट्रक्चर पेजिया का, देखिए वहाँ पे ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और ये जो है पेजिया का फ्रूटिंग बॉडी है। तो आपको ये सारी चीज़ें तो याद करनी होंगी, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगा नहीं सकते। आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, चाहे उसके लिए कोई न्यूमोनिक बनाइए, चाहे कुछ भी करिए, आपको वैसे लर्न करना होगा। व्हेन द बैक्टीरिया आर रॉड शेप दे आर कॉल्ड, जब बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो कहलाते हैं बैसिलस। अगर कोकाई है तो वो राउंड होते हैं, स्पाइरल है तो वो इस तरीके से स्पाइरल होते हैं, विब्रियो है तो वो कॉमा शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से द बैक्टीरिया आर रॉड शेप दे आर कॉल्ड। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं चैनल पे, आपको अगर नहीं पता है, आपने नहीं देखी है वीडियोस, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, When a virus attack to a bacterium, the material that enter the host is, जब एक वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब किसकी बात चल रही है, बात चल रही है यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की। बात किस भैया की चल रही है, यहाँ पे भैया की बात चल रही है बैक्टीरियोफेज की, कि जब कोई वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको बैक्टीरियोफेज ही तो कहेंगे। जब बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो
होस्ट सेल में क्या इंटर करता है उसका। तो हम लोग फिगर इस तरीके से बनाए थे, इस तरीके से अगर बैक्टीरियोफेज हमारा था और इस तरीके से ये सेल पे जब अटैच करता था तो यहाँ से वो क्या करता था, अपना जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंजेक्ट कर देता था और जो खाली स्ट्रक्चर बनता था इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे घोस्ट। याद है ना जब बैक्टीरियोफेज की लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ाई थी तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन कोड। तो क्या प्रोटीन कोड अंदर आ रहा है, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड अंदर आ रहा है, हाँ, तो ये क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बोथ प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड, नहीं, क्योंकि प्रोटीन कोड तो नहीं आता है, बस न्यूक्लिक एसिड आती है। लास्ट में क्या, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सेकेंड करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है, द मेन सिम्टम कॉज बाय माइकोप्लाज्मा डिजीज इन प्लांट इज। जो मेन सिम्टम है माइकोप्लाज्मा जो डिजीज करता है उसका मेन जो सिम्टम है, मेन जो सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो क्या है, उसका आपको बताना है। मोज़ैक दिया है, लीफ लिटल लीफ दिया है, रूट नॉट दिया है, नन ऑफ द अबव। तो मोज़ैक क्या है, मोज़ैक हमेशा कॉज होता है किसकी वजह से, वायरसेस की वजह से। जैसे आपने पढ़ा होगा कि येलो मोज़ैक वायरस और टोबैको मोज़ैक वायरस, येलो मोज़ैक ऑफ भिंडी, इस तरीके से पढ़ा होगा। तो मोज़ैक हमेशा वायरसेस की वजह से होता है। क्या होता है कि जो ग्रीन लीफ होती है उसमें जहाँ जहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन होता है वहाँ पे जो है कि सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनका क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है तो वो येलो येलो दिखने लगती हैं और वो येलो येलो दिखती हैं, इसी की वजह से हम कहते हैं कि उनमें ये जो सिम्टम दिखता है कि मोज़ैक, जैसे कहीं पे ग्रीन, कहीं पे येलो, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे येलो, तो उसको कहते हैं कि ये मोज़ैक है। उसके बाद लिटल लीफ क्या है, जिसमें क्या होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जो प्लांट की जो लीफ होती हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं। प्लांट की जो लीफ होती हैं वो छोटी छोटी हो जाती है, इसको कहते हैं लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल। उसके बाद रूट नॉट की अगर हम बात करें, रूट नॉट की बात करें तो क्या होता है, इसमें रूट में नॉट बन जाते हैं। तो रूट नॉट कहीं ना कहीं जो है कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है वो एग्जाम्पल है किसका, माइकोप्लाज्मा डिजीज़ का जो मेन सिम्टम है। ब्रिंजल में आपको इसका जो है कि आपको ब्रिंजल में इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा। ब्रिंजल में क्या होता है कि जो लीफ होती है वो बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, तो वो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का एक एग्जांपल बनता है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो लिटिल लीफ डिजीज कॉज करता है। इसमें जो है मेन जो एग्जांपल है वो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आपको देखने को मिलेगा। इसमें सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते। ये जोकर ऑफ द आपको प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये देखिए लीफ आपको दिखाई जा रही है, ये है ब्रिंजल का प्लांट है और इसमें देखिए लीफ बहुत छोटी छोटी जाती हैं। ये जो डिजीज़ है वो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कहलाता है, जो कि माइकोप्लाज्मा से होने वाले मेन डिजीज़ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट्स ऑफ अनइक्वल साइजेस। जो फ्यूजन होता है किसी मोटाइल गैमेट में, दो गैमेट्स होने चाहिए, दोनों मोटाइल होने चाहिए और ये अनइक्वल साइज़ के होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास जो फ्यूजन हो रहा है उसमें जो दो गैमेट का फ्यूजन हो गया, ये तो क्लियर है। तो जो गैमेट का फ्यूजन होगा, मान लीजिए एक गैमेट जो है वो हमारा क्या है, मोटाइल है, ठीक है। दूसरा हमारा गैमेट भी क्या है, ये भी गैमेट हमारा मोटाइल है, लेकिन दोनों का जो साइज है वो अनइक्वल है। अनइक्वल साइज के मोटाइल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनाइसोगैमी। अब इसमें टर्म जो आइसोगैमी है, एनाइसोगैमी है, इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। कि अगर आपने एल्गी फंगी का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा तो आपने इन तीन प्रकार के जो है गैमी के बारे में पढ़ा होगा, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है कि जो दो हमारे पास गैमेट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। आप उनकी मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे तो आपको सेम लगेगा और आप उसको जेनेटिकल भी देखेंगे तो आपको बहुत हद तक सेम लगेगा। तो ऐसे दो सेम साइज के जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उस प्रकार की जो फ्यूजन होता है उसको कहते हैं आइसोगैमी। जब दो डिफरेंट टाइप के जो गैमेट्स होते हैं उनका जब फ्यूजन होता है तो उसको कहते हैं एनाइसोगैमी। हो सकता है कि एक का जो साइज़ है वो बड़ा हो, दूसरे का साइज़ छोटा हो, जैसे एक इस तरीके से बड़ा सा गैमेट्स हो और दूसरा जो है कि छोटू सा गैमेट्स हो, लेकिन उसके पास भी जो मॉर्फोलॉजी है उन दोनों की कहीं ना कहीं सेम हो, तो उस प्रकार का जो फ्यूजन होता है उसको कहते हैं एनाइसोगैमी। और लास्ट में ओगैमी क्या होता है, जैसे हमारे में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उसकी साइज़ छोटी होती है और वो मोटाइल होता है, और फीमेल क्या होता है उसकी एग जो है वो बड़े होते हैं और वो मोटाइल नहीं होते। तो दोनों में फिजिकल भी डिफरेंस है और जेनेटिकल भी डिफरेंस है, उसकी साइज वगैरह में भी डिफरेंस है और फिजिकली मतलब मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, इसमें भी डिफरेंस है। तो इस प्रकार का जो फ्यूजन होता है उसको कहते हैं ओगैमस। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि जब दो
मोटाइल, जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल होने चाहिए लेकिन अनइक्वल साइज के होने चाहिए, तो ऐसा फ्यूजन क्या कहलाता है, एनआइसोगैमी कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन नॉन स्टॉक हेटेरोसिस्ट आर, जो नॉन स्टॉक सेल्स हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, उसमें हेटेरोसिस्ट क्या करते हैं या हेस्टोसिस्ट क्या होते हैं या कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हेटेरोसिस्ट मैंने बताया कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एंटो फिक्सेशन, हेल्प इन एंटो फिक्सेशन, एंटो के फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं वो फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आपने नॉन स्टॉक का फिगर बनाया होगा तो ऐसे हेटेरोसिस्ट जो सेल्स थे वो आपने सेंटर में बनाए होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटर कैलोरीज रीजन में पाए जाते हैं, ना तो एपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपको इंटर कैलोरी रीजन में। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड जो है सही जाता है। मेनली नॉन स्टॉक में जो हेटेरोसिस्ट होते हैं वो इंटर कैलोरी रीजन्स में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और आपको जो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का जो तरीका है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपने, मैं इस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में मिल जाए। जैसे होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ उसी में होते हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से पढ़ते हैं। मतलब कि आपने बुक खोला, आपने पीछे देखा कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आपने उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया। तो कुछ बच्चे ये पैटर्न भी फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे पैटर्न फॉलो करते हैं कि वो पहले चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोनों में से कोई भी पैटर्न जो है वो गलत नहीं है या कोई बहुत सही नहीं, आपके हिसाब से जो सही है वो ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ यूनिट आपको पढ़ा दी हैं, उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन थे, कुछ यूनिट हमने नहीं पढ़ाई थी उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन थे। मेरा ये वीडियो या क्वेश्चन बनाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि जो बीएससी में, जो ग्रेजुएशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के आते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम बीएससी जो सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ था, जो सब्जेक्टिव हुआ था, उसका भी पेपर पैटर्न और उसके भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर आपका जो एग्ज़ाम अगर ऑब्जेक्टिव ना हो के सब्जेक्टिव होता है तो आपको कहीं ना कहीं जो है कि जो पेपर पैटर्न आपका होगा वो सेकंड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में हुआ था वही पेपर पैटर्न आपको उठा के दिया जाएगा। तो आपको पेपर पैटर्न में और क्वेश्चन का किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग एनालाइज कर पाएंगे कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कितने डीपली आ रहे हैं। आपको पूरी लाइफ साइकिल नहीं पूछ रही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूरी लाइफ साइकिल से इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके गैमेट्स कैसे हैं, नाम क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ मोटाइल सेल्स कितने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कहाँ हैबिटाट उनका होता है, इन सारी चीज़ों से नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में इस जो ये वाला जो वीडियो था इसमें मेनली जो क्वेश्चन थे वो फंगी एल्गी से ही थे कि एल्गी ऐसी है या एल्गी यहाँ पाई जाती है, एल्गी में इस प्रकार के मोटाइल सेल्स हैं, उस प्रकार के मोटाइल सेल्स हैं। इन सारी चीज़ों से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे थे। पहला जो हमारा वीडियो था उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो हमारा साइंटिस्ट से रिलेटेड था और टेक्निक से रिलेटेड था, माइक्रोस्कोपी था, वायरसेस था, वो सारी चीज़ों से हमारी पहला वीडियो था। सेकेंड वीडियो में ये है, देखते हैं कि थर्ड वीडियो में कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो वीडियो को थर्ड वाला का भी देखिएगा। आपको अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो फर्स्ट भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम थर्ड वीडियो भी आपको देंगे, थर्ड पार्ट इसका, उसको भी आपको देखना है और आप जो है 75 क्वेश्चंस को नोट डाउन करके इसका एक्सप्लेनेशन भी अपने वर्ड्स में लिख लेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, हम नेक्स्ट पार्ट भी आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे।